तो ये कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि एक समय पर एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस गेम का रैंक 1 होल्डर रह चुका है, पर क्योंकि अब उसकी टक्कर का उस गेम में कोई नहीं बचता, इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि अब वो ये गेम खेलना छोड़ देगा। पर कुछ सालों बाद उसके पिताजी जो कि एक कंपनी के सीईओ होते हैं, उनकी हेल्थ अचानक से बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी को सही से संभाल नहीं पाते और थोड़े समय बाद उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो कहीं जाने तक के भी काबिल नहीं बचते। और अब इन सभी की वजह से कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़ने लगते हैं, कई लोग उन्हें धोखा देने लगते हैं और इन सभी चीजों का इफेक्ट पड़ता है उस कंपनी पर और उस कंपनी का स्टॉक्स बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और कुछ समय बाद वो कंपनी बर्बाद हो जाती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर कैंग ह्यूनवो और उसकी पूरी फैमिली अब रोड पर आ चुकी है। बट तभी एक दिन ह्यूनवो के पास उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जिस गेम को उसने छोड़ दिया था वो गेम अब पहले से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है और उसकी लाइव स्ट्रीम करने पर भी लाखों तक के पैसे कमाए जा सकते हैं। और वो ह्यूनवो से कहता है कि तुम्हें अब इस गेम को वापस से खेलना शुरू करना होगा और अब ह्यूनवो के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, तो इसलिए अब उसे सभी को बताना होगा कि जो लोग लॉकडाउन में पबजी और फ्री फायर खेल चुके हैं उनके सामने आजकल की ये नए आए हुए प्लेयर्स कुछ भी नहीं है। क्या नहीं, मेरा मतलब कि अब ह्यूनवो को फिर से रैंक 1 हासिल करना होगा ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को, जिसके सामने इस वक्त एक प्लेयर खड़ा होता है जिसके हाथ में होती है एक तलवार, जिससे वो उस स्कॉर्पियन पर हमला करता है और उसे इतने टुकड़ों में काटता है कि उसे गिनने वाला भी परेशान हो जाए। वहीं उस प्लेयर के सिस्टम विंडो पर आता है बॉस क्लियर, तुमने फील्ड बॉस स्कॉर्पियन किंग को एलिमिनेट कर दिया है। वो प्लेयर कहता है क्या आसान काम था, तो अब मुझे किसको हंट करना चाहिए यार, अब तो मैं बोर होते जा रहा हूँ। हमें पता चलता है कि वो प्लेयर इस वक्त जिस गेम के अंदर है वो है दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट वर्चुअल मॉर्पजी गेम अरेना, और उस प्लेयर का नाम है मिलीगॉड, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कैंग ह्यूनवो है, जहाँ ह्यूनवो का गेम नेम है मिलीगॉड। मिलीगॉड कहता है अब यहाँ पर काफी बोरियत फील हो रही है, मुझे अब असली दुनिया पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ एक लड़का जिसका नाम है क्योन यंगशैन और अरेना में उसका यूजर नेम है यंगशैन। यंगशैन कहता है क्या तुमने अपने अरेना अकाउंट को डिलीट कर दिया। उसके सामने इस वक्त बैठा होता है कैंग ह्यूनवो जिसका अरेना यूजर नेम है मिलीगॉड। वो कहता है तुम इतना सरप्राइज्ड क्यों लग रहे हो, अब मैं पूरी जिंदगी गेम्स तो खेल नहीं सकता, मुझे असली दुनिया पर भी तो थोड़ा फोकस करना होगा। यंगशैन कहता है आखिर मैं सरप्राइज्ड क्यों नहीं होऊंगा, तुम रैंक 1 पर थे और अब तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो गया और वो तुम नहीं किया, आखिर तुम्हें डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ गई, तुम चाहते तो उस अकाउंट को सेल कर सकते थे, उस अकाउंट में मौजूद कुछ आइटम्स को ही सेल करने पर तुम्हें कई हजार डॉलर्स मिल जाते। ह्यूनवो जिसे आगे से हम वो कहेंगे, वो कहता है मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, बिल्कुल ऐसा जैसे वो मेरी लाइफ का हिस्सा ही ना हो। मेरे लिए तो गेम्स खेलना बस फन करने के बराबर था, मैं गेम्स कभी अर्निंग्स के लिए नहीं खेलता था। यंगसन कहता है अच्छा तुम अब क्या करने वाले हो। वो कहता है मैं मिलिट्री को ज्वाइन करने वाला हूँ और उसके बाद मैं अपने फादर का बिजनेस संभालूंगा। यंगसन कहता है अरे यार मैं ही पागल हूँ, मुझे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही इतना अमीर है। अभी तुम लोग सोचोगे कि इसे मिलिट्री ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, जाके सीधे अपने पापा जी का बिजनेस संभाले ना। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि साउथ कोरिया में एक रूल होता है जहाँ बेसिकली ज्यादातर लोगों को मिलिट्री में काम करना ही पड़ता है, बट एक टाइम ऑफ पीरियड तक ही, और उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं 2 साल बाद का सीन, जहाँ एक बुढ़ा आदमी जो कि इस वक्त नशे में धुत होता है, वो कहता है अरे मुझे वो लाल वाली देना। वह उसके सामने होता है वो कहता है क्या यही। वो बुढ़ा आदमी कहता है अरे वो नहीं, तू गधा है क्या बे। बट वो इसका कोई जवाब नहीं देता और वो कहता है इसमें से कौन चाहिए तुम्हें, और सोचता है ये नशेड़ी, पता नहीं क्यों इसे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गॉब्लिन को देख रहा हूँ। वही वो बुढ़ा आदमी जो कि इस वक्त वो कोई गॉब्लिन की तरह दिख रहा होता है, वो कहता है मैंने कहा ना मुझे वो नहीं चाहिए, अरे मुझे वो चाहिए यार, वो वाली लाल, वो लाल वाली दिख रही है। ये सब बातें सुनकर वो को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है ठीक है मैं देता हूँ, और सोचने लगता है मैं इस वक्त एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ, वो भी एक कन्वीनियंस स्टोर में, जहाँ मुझे पर आवर ऑलमोस्ट 8 से 9 डॉलर तक का पेमेंट मिल जाता है। किसने सोचा था कि इतने अमीर बाप का बेटा होने के बाद भी मुझे ये सब करना होगा। ये सब शुरू हुआ तब जब मैं अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करके फाइनली अपने घर लौटा, और तब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी की पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। मेरे पिता जो कि फैमिली के पिलर थे वो इतने बीमार हो चुके कि अब वो उठने तक के काबिल नहीं बचे हैं, और इसकी वजह से मेरी फैमिली को दर दर ठोकरें खानी पड़ी और हम कर्ज में भी डूब गए, और मेरे पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं बची क्योंकि मुझे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ही था। तो मैंने कन्वीनियंस स्टोर में अपने लिए एक जॉब ढूंढी। इससे कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, बट मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तो अब जितना हो सके उतना मुझे पैसे बचाने हैं ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और कम से कम अपने पिता के हॉस्पिटल बिल्स को तो चुका ही सकूं। हम देखते हैं कि वो कहीं जा रहा होता है और वो अपने फोन में देख कर ही सोचता है पता नहीं कब तक ये जिंदगी ऐसे ही चलेगी। एंड वो देखता है अपने फोन में यंगसैन के मैसेज को, जहाँ उसमें लिखा हुआ था हे ह्यूनवो, मैसेज को पढ़ते ही रिप्लाई देना, मैंने सुना कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है दोस्त किस लिए होते हैं। दोस्त इसीलिए होते हैं ताकि वो एक दूसरे की ऐसी सिचुएशंस में हेल्प कर सके। वही वो सोचता है अरे यंगसैन यही एक है जिसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे पास
पास एक ऐसा दोस्त है। वो सोचता है जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई तब मैं ही वो था जो कि सभी की जिंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर क्या करूँ, मैं तो इससे कॉन्टैक्ट वर्क भी नहीं कर पाया। वो के फोन पर यंग सैन ने मैसेज किया होता है, मैं तुम्हें मैसेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि तुम कन्वीनियंस स्टोर में क्लर्क की नौकरी कर रहे हो। अच्छा, क्या तुमने ये सोचा कि क्या हो अगर तुम अरेना में वापस आ जाओ? आजकल अरेना काफी फायदेमंद हो चुका है। अगर तुम एक रैंकर की तरह स्ट्रीम करते हो और एक प्रो प्लेयर की तरह डेब्यू करते हो तो तुम 6 डिजिट्स तक के पैसे बहुत ही इजीली कमा सकते हो। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तुम्हारे लिए जो कि अरेना का एक समय पर रैंक 1 होल्डर रह चुका है। वो सोचता है अरेना, अगर मैं पहले की तरह अपने स्टेटस को अगेन पा सकूं तो क्या मैं उससे पैसे कमा पाऊंगा? अगर ये सच है तो मुझे थोड़ा एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक मॉल का सीन जहाँ पर वो के सामने एक अरेना क्यूब होता है। वो कहता है इस क्यूब में तो मैं फिट भी नहीं हो रहा। मैंने कुछ रियलाइज भी नहीं किया और सीधे इसे खरीदने आ गया। पर डैम इट, ये क्यूब तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसे खरीदने में फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपने कम से कम 3 महीने की सैलरी लगानी होगी। वो अपने वॉलेट को चेक करने लगता है और कहता है शिट, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मैंने आखिरकार अपने अकाउंट को डिलीट ही क्यों किया? अब अगर मैं सोच रहा हूँ तो लग रहा है कि मैंने उस पूरे अकाउंट को बेमतलब के ही डिलीट करके अपना ही बहुत बड़ा घाटा करवा लिया। वहीं एक लड़का जो कि देखने से ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा है, वो एक लड़की के साथ वहाँ पर आते हुए कहता है अरे देखो ये कौन है, कैंग योनवू। वो कहता है अरे भाई तू कौन है? वो लड़का कहता है मैं हूँ जुंग हनबैक। क्या तुम्हें याद नहीं है? वो सोचता है जुंग हनबैक, अच्छा अब मुझे याद आया, ये तो मेरी डैड की कंपनी के पार्टनर का ही बेटा है, वही हनबैक जिसे आगे से हम हान कहेंगे। हान कहता है लगता है कि डामसो कंस्ट्रक्शन के सीईओ का महान बेटा मुझे इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि मुझे याद रख सके। वो कहता है हाँ क्या कहा तुमने? हान कहता है अरे रिलैक्स कर भाई, मजाक था मजाक। एंड देन वो वहाँ से जाने लगता है। वो सोचता है ये अभी भी वैसा ही है। एंड देन वो उससे कहता है तुम यहाँ पर जो खरीदने के लिए आए हो वो खरीदो और यहाँ से गायब हो जाओ। हान कहता है अरे हाँ वो तो मुझे पता ही है, आखिर मॉल आया हूँ तो कुछ खरीद कर ही जाऊंगा। अच्छा मुझे पता चला कि तेरी फैमिली बड़ी प्रॉब्लम में है, पैसे वैसे हैं तेरे पास? वो कहता है तेरा मतलब क्या है? एक मिनट, तुझे ये पता कैसे चला? हान कहता है क्या तेरे पेरेंट्स ने तुझे ये नहीं बताया कि आखिर तेरे परिवार के साथ हुआ क्या था? वो सब कुछ मेरे डैड ने किया था। वो कहता है मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो मिस्टर जंग थे जिन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया? हान कहता है मेरे डैड दशकों से तेरे बाप के नीचे काम कर रहे थे, तो अब समय हो चुका था कि वो टॉप पर आए। अच्छा मैंने सुना कि तेरे बाप को ये सब सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा और वो बेचारा इतना बीमार हो गया कि अब वो उठ भी नहीं पा रहा। तुझे पहले अपने बाप का ख्याल रखना चाहिए। तू ये तो नहीं चाहेगा कि ना कि तेरा बाप अकेले बेड पर पड़े पड़े मर जाए। अब हान की इतनी सारी घटिया बातें सुनने के बाद वो को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो देता है खींच के हान को और कहता है कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के बारे में ऐसे बात करने की? वही हान अभी भी मुस्कुराया जा रहा होता है और वो बाकी सभी गार्ड से कहता है जल्दी से रोको उसे। वही वो गार्ड्स वो को रोकते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? वो चिल्लाते हुए कहता है तो मतलब कि मेरे पिता जो आज बेड पर पड़े हुए हैं और जो मेरी फैमिली तबाह हो गई, तो ये कहना चाहता कि ये सब तेरी फैमिली का किया हुआ है? कमीने हान। वही हान के साथ में जो लड़की आई होती है जो कि देखने में तो ठीक ही लग रही है, रास्ते से ना भटकते हुए वो कहती है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से कॉप्स को बुलाओ। वो चिल्लाते हुए कहता है कमीने हान, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, कुछ भी हो जाए तुम मरेगा तो मेरे हाथों से। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ इस वक्त शहर में बहुत ही जोरों से बारिश हो रही होती है। वही जब पुलिस वाले वो को रिलीज करते हैं तो वो बाहर आता है और बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ पड़ता है और सोचता है पैसा, क्या पैसा सच में इतना महान होता है? इस पैसे की वजह से उसने मेरी फैमिली को धोखा दिया। सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा महान काम किया हो। हान के डैड, हान की फैमिली और खुद हान, मैं उन सब से ये बदला लेकर रहूंगा। पर कैसे? मैं आखिर उनसे बदला ले कैसे पाऊंगा? मैं इस वक्त बिल्कुल ही पावरलेस हूँ। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। और ये सब बोलते हुए वो रोता रहता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि इस वक्त एक टीवी के न्यूज एंकर की होती है। वो न्यूज एंकर कहती है हाल ही में उसने $5 लाख तक की सैलरी को साइन किया है और अब अरेना में स्ट्रीमिंग करने की वजह से ही वो मिलियंस कमा रहा है। पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। फिलहाल तो अरेना का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर ऐसा पड़ रहा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अचानक से अरेना से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स निकलने लगी हैं। वो बारिश में भीगते हुए इस न्यूज को देख रहा होता है और वो सोचता है अरेना, और तभी वो कॉल करता है क्योन यंगशैन के पास और सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, मेरी बॉडी खुद के खुद काम कर रही है। वहीं यंगशैन सामने से कहता है हे वो, काफी समय हो चुका है, अच्छा ये बताओ तुमने मुझे मैसेज करने के बारे में कैसे सोचा? आज जाके तुम्हें याद आएगा तुम्हारा एक दोस्त भी है। वो कहता है मुझे माफ कर दो यंगशैन, पर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं अरेना में वापस जाना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को, बट नॉर्मली तुम समझ सकते हो
कि ये अरेना के डेवलपर्स हैं। एक बंदा कहता है टीम मैनेजर, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, मिलीगॉड वापस आ चुका है। मिलीगॉड के यूजर इन्फो से ये कैरेक्टर को क्रिएट किया गया है। वह उसका टीम मैनेजर कहता है कौन? मेलगॉड? मेलगॉड कौन है? वो बंदा कहता है मेलगॉड नहीं, ये मिलीगॉड है, द परफेक्शनिस्ट मिलीगॉड। टीम मैनेजर कहता है क्या? मिलीगॉड वापस आ चुका है? क्या तुमने सोचा मैं यही बोलने वाला हूँ? आखिर तुमने ये क्यों सोचा कि मैं उस 2 साल पुराने प्लेयर के बारे में कुछ सोचने वाला हूँ जो कि अचानक से चला गया और फिर अचानक से आ रहा है। वहीं एक लड़की उन सभी की बातें सुन रही होती है और वो सोचती है मिलीगॉड वापस आ चुका है। वो कहती है अल, मुझे जल्दी से उस कैरेक्टर का स्टेटस रिपोर्ट दो जो कि इस वक्त ट्यूटोरियल में है। वहीं अरेना में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि एक एनपीसी होती है जिसका काम है कि वो ट्यूटोरियल जोन में सभी को ट्यूटोरियल के बारे में गाइड कर सके और उसका नाम है एएल। हाँ तुमने सही सुना, बस यही 2 कैरेक्टर्स, तो इसीलिए आगे से हम इसे अल कहेंगे। अल कहती है वो कैरेक्टर है कैंग ह्योनवू जो कि इस वक्त ट्यूटोरियल में मौजूद है। उसने हाल ही में मैजिक पावर टेस्ट को क्लियर कर लिया और अगर मैं सच बताऊं तो उसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब हमारे पास मैजिक पावर एप्लीकेशन टेस्ट के लिए एक नया रिकॉर्ड है। वही हम देखते हैं उसके सामने होता है अपना कैंग ह्योनवू यानी कि मिलीगॉड जो कि वेक अप टू रियलिटी नहीं बल्कि बैक अप टू वर्चुअल रियलिटी कर चुका है। वो कहता है अल, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मुझे दूसरा टेस्ट दो और सोचता है अगर अरेना ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ तो यही सही, मैं फिर से रैंक 1 हासिल करके रहूंगा। सेंसिप होता और हम देखते हैं यंग सैन के रूम का सीन जहाँ पर वो भी आया हुआ होता है। उन दोनों के सामने इस वक्त होता है अरेना क्यूब। यंग सैन कहता है तुम इसे यूज कर सकते हो। वो कहता है यंग सैन मुझे माफ कर देना, मेरा कोई हक नहीं बनता ये कहने का, बट मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बाद में इसके पैसे चुका दूंगा। और ये सुनते ही यंग सैन देता है खींच के वो को और कहता है इतना डिप्रेस क्यों हो रहा है बे, वैसे भी मैंने तुझे काफी दिनों से नहीं देखा, कमीने आगे से ऐसे बिना बताए गायब मत होना। इसी के साथ हम देखते हैं वो अरेना में अपने ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट कर रहा होता है। वो कहता है अल चलो इसे शुरू करो। अल कहती है तुमने जैसे रजिस्ट्रेशन किया उसके हिसाब से मैं तुम्हें लेवल 10 का टेस्ट देती हूँ। वो सोचता है काफी समय हो चुका है मुझे अरेना में लड़े हुए। वही उसके सामने हम देखते हैं एक और एनपीसी को जिसका नाम है डार्क एल्फ वॉरियर जो की लेवल 10 पर है। यूंग सोचता है स्टार्ट करने के लिए ये जगह खराब नहीं है बट मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा आराम से काम लेते हैं। वही हम देखते हैं कि वो डार्क एल्फ वॉरियर वो की तरफ बढ़ने लगता है। अल कहती है ह्योन वो ट्यूटोरियल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वही वो डार्क एल्फ कहता है ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं इंसान कहीं के। पर तभी हम देखते हैं कि वो इस अटैक को डॉज कर जाता है और कहता है मेरी गलती? क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं गलती करने वाला हूँ? वही अल कहती है एक लेवल 1 का यूजर डार्क एल्फ वॉरियर के अटैक को डॉज कर पाया, इवन उसने काफी हद तक ब्लॉक भी किया। वो सोचता है काफी समय हो चुका है ऐसे किसी से लड़ते हुए जिसका लेवल मुझसे इतना ज्यादा हो। ऑल्दो मैंने उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही हल्का सा ब्लॉक किया बट उससे मेरी स्वॉर्ड की हालत खराब हो गई। पर अच्छी खबर ये है कि कम से कम इस स्वॉर्ड ने मुझे बचा लिया। देन वो डार्क एल्फ से फाइट करने लगता है और कहता है मिलीगॉड होते हुए जब मैं फर्स्ट प्लेस पर पहुंचा हुआ था उसका असली कारण ये था कि कोई भी मेरे लेवल ऑफ कंट्रोल को मैच ही नहीं कर पाया था। वही हम देखते हैं कि डार्क एल्फ कई सारे अटैक्स किए जा रहा होता है और उसे अब वो पर अटैक करने में प्रॉब्लम ही होने लगती है। वो सोचता है डार्क एल्फ सोचता है मुझे फास्टर और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, पर असल में तो इस इंसान के अटैक्स मुझसे ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। वही वो को यंग सैन की बात याद आती है जहाँ वो कह रहा होता है ओह तो अब मैं समझा क्या हुआ था। अरे यार तुम टेंशन क्यों लेते हो, आखिरकार दोस्त किस लिए होते हैं? पिछले कई महीने तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहे होंगे ना, तो क्यों ना तुम एक काम करो कि तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। वो कहता है मेरा ग्रेटिट्यूड, मेरी इच्छा और मेरा प्रतिशोध, मैं ये सब कुछ रीपे करके ही रहूंगा। इसके साथ ही वो डार्क एल्फ पर एक पावरफुल अटैक लैंड करने के साथ ही उसे जान से मार डालता और कहता है मुझे ये सब करने के लिए फिर से अरेना रैंकर बनना होगा, वो भी इतनी स्पीड से जितना कोई इमेजिन भी ना कर सके। वही हम देखते हैं उस लड़की को जो कि एक तरह से अरेना की ही डेवलपर होती है। वो खुश हो जाती है और वो कहती है एक लेवल 1 का कैरेक्टर जो कि अभी हाल ही में क्रिएट किया गया हो उसने लेवल 10 के डार्क एल्फ को हरा दिया। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। वो सोचती है तुमने अभी भी उन स्किल्स को खोया नहीं मिली गॉड। इधर हम देखते हैं अली ये सब देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कंग्रेचुलेशंस। ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद ही सिंसिप होता है, हम देखते हैं एक मोटू से छोटू से बुड्ढे से अंकल जी को जो कि इनके बारे में इतना जान लो कि ये बस जगह जगह पर आके सभी को रिवॉर्ड देते रहते हैं। तो वो अंकल कहते हैं क्या तुम कोई न्यू ट्रैवलर हो? मेरा नाम है डेल और मैं हूँ असलान विलेज का चीफ। तुमसे मिलके मुझे खुशी हुई कैंग ह्योनवू, ये रहा तुम्हारे टेस्ट का रिवॉर्ड। वो जब उस रिवॉर्ड को ओपन करता है तो उसे अंदर एक रिंग दिखती है जिस रिंग का डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर आ रहा होगा, तुम लोग देख लो। वैसे कुछ खास इसमें है नहीं बट इसका जो इफेक्ट है उसका यूज करते हुए स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन
पॉइंट्स तक प्लस हो जाते हैं और ये स्टेमिना के अकॉर्डिंग होता है और सिर्फ 5 मिनट के लिए और उसे कूल डाउन होने में लगभग लगते हैं 2 घंटे। वो उस रिंग को पहन लेता है और कहता है ये तो बहुत ही यूनिक आइटम है, मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। वही हम देखते हैं उसके सिस्टम विंडो पर यंग सैन उसे मैसेज करता है और कहता है हे तुमने ट्यूटोरियल खत्म कर लिया? वो कहता है हाँ वो तो मैंने खत्म कर लिया है। यंग सैन कहता है ठीक है अच्छा, फिलहाल के लिए तुम एक लो लेवल प्लेयर हो बट मैं तुम्हें एक हाई लेवल पार्टी में लेना चाहता हूँ, तो बताओ कब आऊँ मैं? वो कहता है मुझे अभी एक चीज बनानी है तो तुम अगली बार आना। यंग सैन कहता है कैसी चीज? वो कहता है थोड़ा इंतजार कर लो, मैं तुम्हें खुद दिखा दूंगा। हम देखते हैं यंग सैन को जो कहता है आखिरकार ये गेम की स्टार्टिंग में क्या प्लान कर रहा है। वही यंग सैन के स्टेटस विंडो पर आता है क्या तुम मुझे 50 गोल्ड दे सकते हो? वो मेरे पास है नहीं। यंग सैन कहता है ठीक है 50 गोल्ड मैं दे देता हूँ। वो सोचने लगता है पास्ट में एक चीज थी जो कि हर कटर अरेना प्लेयर यूज करता था जिसका नाम था निक नेम्ड EXP पोशन। ये एक ऐसा पोशन था जिससे 20% तक EXP बढ़ जाती थी, वो भी 4 घंटों तक। EXP पोशन बहुत ही वैल्यूएबल चीज थी जिसे बेचने पर लगभग 3000 गोल्ड एपिस मिलते थे, पर अचानक से सप्लायर उसका कहीं गायब हो गया और उस पोशन के बारे में भी सभी लोग धीरे धीरे करके भूलने लगे और सिर्फ इसलिए क्योंकि असलियत में तो वो सप्लायर मैं था। अभी भी मैं ही बस एक अकेला हूँ जिसे पता है कि EXP पोशन बनाते कैसे हैं, तो अगर मैं उन्हें ऑक्शन में बेचूं तो मैं जितना चाहूँ उतना उसका रेट रख के बेच सकता हूँ, पर वो पोशन बनाने के लिए जो आखिरी इंग्रेडिएंट लगता है वो इंग्रेडिएंट ऐसे ही आसानी से कहीं नहीं मिलता। हम देखते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स को जिसका यूज करते हुए वो पोशन बनाया जा सकता है। वो कहता है ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, क्या मुझे किसी डंजन में जाना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो को एक डंजन के गेट के सामने, जहाँ उस डंजन के सामने ही एक और लड़का रहता है। वो कहता है ये डंजन हमें बिलोंग करता है, ब्लैक स्कल गिल्ड को, ये जगह तुम जैसे न्यूबीज के लिए नहीं है। वो कहता है मैं जब तक तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ तब तक तुम्हें रास्ते से हट जाना चाहिए और सोचता है मैं आखिरी का इंग्रेडिएंट सिर्फ यहीं से पा सकता हूँ। वही वो के सामने वाला लड़का कहता है लगता है तुम अभी हाल ही में अरेना में एंटर हुए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और अब वो हो जाता है फ्रस्ट्रेटेड, इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए डंजन के अंदर जाने लगता है और वो के ऐसा करने से उस लड़के का भी ईगो हट हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को वो के गले पर रख देता है और कहता है हे न्यूबी, क्या तूने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? जल्दी निकल यहाँ से। वो कहता है न्यूबी, मेरी लाइफ इस गेम पर ही डिपेंड करती है, इसीलिए मैं एक सेकंड भी यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। क्या कहता है एक शर्त लगाएं, कैरेक्टर डिलीशन की शर्त तेरे और एक न्यूबी के बीच में। कहीं डर तो नहीं गया तू ये सुन के? वो बंदा सोचने लगता है कैरेक्टर डिलीशन, अगर तुम इस शर्त को हारते हो तो तुम्हें अपना पूरा कैरेक्टर डिलीट करना होगा। वो बंदा कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लगता है अब तुझे बाद में फिर से एक और नई प्रोफाइल बनानी होगी। सिस्टम विंडो पर हम देखते हैं प्लेयर कैंग ह्यूनवो ने शर्तें लागू कर दी हैं और वो शर्तें हैं जीतने वाला सब कुछ ले लेगा और हारने वाले को अपना कैरेक्टर डिलीट करना होगा। वहीं उस बंदे यानी कि पार्क जुनवो के सिस्टम विंडो पर आता है प्लेयर पार्क जुनवो ने शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया है, तो डुअल स्टार्ट होता है। अब पार्क कहता है अब तो यहाँ से भाग नहीं सकता। वो कहता है मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, तो अब तुझे अपने कैरेक्टर से फाइनल गुड बाय कर लेना चाहिए। पार्क कहता है कमी ना कहीं का घमंड देखो इसका। वो कहता है डरना मत, और हाँ आज के बाद अगर कभी भी तू मेरे जैसे किसी से लड़े तो उस हार को एक्सेप्ट करना और उससे कुछ सीखना। हम देखते हैं कि काउंटडाउन चल रहा होता है 5 4 3 2 एंड 1 और काउंटडाउन के खत्म होते ही इनका डुअल स्टार्ट हो जाता है। पार्क कहता है चलो देखते हैं आखिर तू जितना बोल रहा है उतना तेरी काबिलियत भी है। इधर वो अपनी स्वॉर्ड लेके पार्क पर अटैक करता है बट पार्क इस अटैक से बच जाता है और उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहता है इस लेवल की एजिलिटी होते हुए तो तुम उससे जीत ही नहीं सकता, इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। बट वो पार्क के अटैक को ब्लॉक कर जाता है। वहीं पार्क सोचता है क्या इसने ब्लॉक कर लिया? कैसे? मेरा लेवल तो इसे बहुत ज्यादा है, क्या इसके पास कोई यूनिक आइटम है या ऐसा कुछ? एक मिनट, अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो ये एक नूब है, बट फिर भी ये जिस हिसाब से बातें कर रहा था ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था। ओह शिट, अब मुझसे कोई ये मत कहना कि ये एक प्लेयर किलर है जो कि अपने आप को नूब दिखा रहा है। वहीं वो सोचता है इसके अटैक सब बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, कहीं ये बंदा चिंतित तो नहीं हो रहा? ये बंदा तो अपने आप को कई जगहों से एक्सपोज करता जा रहा है। वही पार्क कहता है कमीने, आखिर तुम उससे बच कैसे रहा है? वो सोचता है क्या इसने अपने सेंसर को एक्टिवेट कर लिया है? अगर ऐसी बात है तो मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा आसान होने वाला है। और तभी वो भी एक्टिवेट करता है अपनी जियांट स्ट्रेंथ को, जो कि उसकी रिंग के ही इफेक्ट्स होते हैं। उसके एक्टिवेट होते ही उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो देता है खींच के पार्क को। पर पार्क भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए वो अगेन अटैक करते हुए कहता है इसका तो चांस ही नहीं बनता कि मैं इसके जैसे नूब से हार जाऊं। और तभी वो अपने सामने देखता है कि अचानक वो बहुत बड़ा हो चुका है, बट अगले ही मोमेंट वो नॉर्मल हो जाता है एंड पार्क पर अटैक करते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी स्ट्रिक में फंस गए, तो अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। पार्क सोचता है मुझे ये अटैक कैसे भी करके ब्लॉक करना होगा, बट अगले ही मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा। और तब हम देखते हैं कि वो ने पार्क का गला काट दिया होता है और इसके साथ में ही पार्क मारा जाता है। सिस्टम विंडो पर आता है विक्ट्री, तुम इस डुएल को जीत चुके हो और अब शर्त के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहता है अरे इस प्लेयर के पास तो काफी कुछ था, तो चलो अब मुझे आगे चल के
उस आखिरी इंग्रेडिएंट को ढूंढना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं असलान वर्कशॉप को। असलान वही विलेज है जहाँ थोड़े समय पहले वो था। वहाँ पर एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर आइटम्स को क्रिएट किया जाता है। बट हाँ, इस कैप्सूल के अंदर आइटम्स को क्रिएट तो किया जा सकता है, बट इसके अंदर स्किल्स को नहीं ऐड किया जा सकता। वही उस कैप्सूल से आवाज आती है, आइटम कंप्लीटेड। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ने जो आइटम बनाया होता है उसका नाम है एक्सपीरियंस पोशन। वो कहता है ये काफी बुरी बात है कि मैं महीने में सिर्फ इसे एक बार बना सकता हूँ, बट मैं अभी भी खुश हूँ कि मैं अभी तक ये रेसिपी नहीं भूला, तो क्या मुझे थोड़े पैसे कमा लेने चाहिए। इसके बाद ही हम देखते हैं एक ऑक्शन को जहाँ पर ढेर सारे प्लेयर्स आए हुए होते हैं और वो सब आए हैं एक्सपीरियंस पोशन खरीदने के लिए, क्योंकि एरेना स्टोर में बहुत समय बाद एक्सपीरियंस पोशन आया है और वही पोशन 6 महीने पहले 3000 में बिका था, बट अब वो 5000 का बिक रहा है क्योंकि वो एक ही है। हम देखते हैं कि वो भी वहीं पर होता है। वो कहता है 5000 गोल्ड, अपने पिता के हॉस्पिटल बिल्स और फिर रहने के खर्चे के बाद मेरे पास 2000 गोल्ड एक्स्ट्रा बच जा रहा है, और क्योंकि यहाँ का एक गोल्ड 1000 वोन के बराबर है, तो ये कन्वीनियंस स्टोर में काम करने से तो बहुत बेहतर है। पर भले ही मैं स्ट्रीमर बनूं या फिर एक प्रो गेमर, मुझे अपने लेवल को बूस्ट करना ही होगा और साथ में ही अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को भी। और उसके लिए जो सबसे पहले मुझे करना है वो ये है कि मुझे कुछ चीजें खरीदनी होंगी। इन 2000 गोल्ड का यूज करते हुए मैं कुछ चीजें खरीदूंगा। वैसे तो वो मुझ पर कुछ खास जचेंगे नहीं, पर मैं यूटिलिटी के बजाय लुक्स को सैक्रिफाइस करना पसंद करूंगा। हम देखते हैं कि वो ने अरेना स्टोर से एक जैकेट और एक ट्राउजर खरीदा होता है और उसके साथ में ये एक स्वॉर्ड जिसका नाम है शार्प लॉन्ग स्वॉर्ड। ग्रेड की बात की जाए तो रेयर, और बाकी चीजें स्क्रीन पर आ रही होंगी, देख लेना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेल को, जो कहता है तुम तो पहले से काफी बदल चुके हो। हम देखते हैं उसके सामने खड़ा होता है वो कहता है नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वहीं वो के पास से ही 2 लड़कियां पास आउट कर रही होती हैं, जहाँ जाते हुए वो कमेंट्स देती हैं, अरे इस बंदे को देखो, बिल्कुल ही ट्रैफिक लाइट पुलिस की तरह लग रहा है। अब पता नहीं भाई कैसे इन लोगों को वो ट्रैफिक लाइट पुलिस की तरह दिख रहा है, मेरे को तो ठीक ही दिख रहा है। अब उन लड़कियों के कमेंट सुनने के बाद वो थोड़ा भड़क जाता है और मन में कहता है क्या लड़कियों के पास सच में दिमाग नहीं होता, इन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि यूटिलिटी अपीयरेंस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देन वो डेल से कहता है मुझे प्लीज एक क्वेस्ट दे दो। थोड़े समय बाद हम देखते हैं ढेर सारे वॉल्स को जिनके सामने इस वक्त मौजूद होता है वो सभी वॉल्स वो पर अटैक करते हैं, बट एज एक्सपेक्टेड वो उन सभी को एक एक करके मारते जाता है और सोचता है मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है, क्या इसका मतलब मेरा स्टेट बढ़ रहा है। इन एक्सपेंसिव आइटम्स को खरीद के मैंने सही किया, कम से कम मेरे पैसे डर गए। एंड थोड़े समय बाद वो उन सभी वॉल्स को मार डालता है और कहता है मैं यहाँ पर कोई फैशन कंपटीशन नहीं करने आया, मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, तो मैं कैसे भी कपड़े पहनूं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। सिस्टम विंडो पर आता है क्वेस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया गया है और तुमने 15 में से 15 फॉरेस्ट वॉल्स को मार डाला और अब तुम्हें रिवॉर्ड लेने के लिए डेल के पास वापस जाना है। वो कहता है अगले टास्क में मैं गॉब्लिन डंजन जाने वाला हूँ, मेरा गोल रहेगा कि मैं वहाँ पर जाने के बाद आज ही लेवल 10 तक पहुँच जाऊँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गॉब्लिन डंजन के बाहर का सीन, जहाँ अभी तक वो भी पहुँच चुका है और वो सोचता है गॉब्लिन डंजन के सामने तो बहुत सारे लोग हैं। वहीं एक लड़का वो से कहता है हम एक मिली को ढूंढ रहे हैं, एक क्लोज कॉम्बैटर, ताकि हम उसे अपनी पार्टी में ले सके। वो कहता है मैं हूँ एक मिली क्लोज कॉम्बैटर, तो क्या मैं तुम सभी को ज्वाइन कर सकता हूँ। वो बंदा कहता है हाँ ठीक है, पर एक मिनट, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास इम्यूनिटी आइटम्स होंगे भी। तुम एक काम करो, तुम न्यूबी पार्टी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम फिलहाल एडवांस पार्टी है। वो कहता है न्यूबी पार्टी मतलब वो पार्टी जिसमें सिर्फ नए आए हुए लोग ही ज्वाइन होते हैं। अगर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की, मुझे इम्यूनिटी आइटम्स की जरूरत ही नहीं है, मैं तो उन सभी गॉब्लिन्स के पॉइजन डार्ट्स को डॉज और डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर आती है एक सुंदर सी कन्या और कहती है क्या तुम्हारे पास गॉब्लिन डंजन्स का एक्सपीरियंस है। मेरे दोस्त और मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आए, तो इसीलिए हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लो। क्या कहते हो, ज्वाइन करोगे। और जैसा कि सदियों से होता हुआ आया है, मर्द एक सुंदर कन्या की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए वो कहता है हाँ मैं ज्वाइन करूंगा ना तुम्हें, मतलब तुम्हारी पार्टी को, और हाँ मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा लेवल अप करने में। देन वो दोनों अपनी पार्टी के पास जाने लगते हैं, जहाँ वो लड़की जाते हुए कहती है हे देखो मैंने हमारी पार्टी का आखिरी मेंबर ढूंढ लिया। और तभी उन सभी की नजर पड़ती है वो पर। वहीं वो लड़की कहती है क्यों ना पहले हम सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर ले। मैं हूँ चोई सोमी जिसका लेवल 20 है और मैं एक प्रिस्ट हूँ। वो कहता है मेरा नाम है कैंग ह्यूनवो और मैं लेवल 20 का वॉरियर हूँ। और सोचता है ऐसे समय पर मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि अरे ना हमारे विंडोज को शो नहीं करता, क्योंकि असलियत में तो मैं सिर्फ 9 लेवल का हूँ। एक बंदा कहता है मेरा नाम है चोई जिनू और मैं लेवल 24 का वॉरियर हूँ। वहीं एक और लड़का होता है, वो कहता है मेरा नाम है पार्क सेउलमिन और मैं लेवल 22 का आर्चर हूँ। एक और लड़की होती है, वो कहती है मेरा नाम है जिया और मैं लेवल 23 की मेज हूँ। जीनू कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये बंदा बिना इम्यूनिटी आइटम्स के गोब्लिन्स को हंट करवाएगा। वो कहता है अरे मैं अपनी स्किल्स को कंट्रोल करने में काफी ठीक ठाक हूँ। सोमी कहती है जीनू तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है।
और ये सुनते ही जिनू मुंह पर ही बोल देता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और मैं तुम्हारी वजह से सभी को मरने नहीं दे सकता। सोमी कहती है तो ठीक है, पहले चलो डंजन के अंदर चलते हैं, मैं खुद ही देख लूंगी कि तुम कितने अच्छे हो। थोड़े समय बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे गोबलिन्स मौजूद होते हैं। वही उनके सामने ही ये पूरी की पूरी पार्टी होती है। जिन्नू कहता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है। वही गोबलिन्स डॉट्स फेंकने लगते हैं। जिन्नू उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है और सबसे कहता है हमला करो। यह सुनते ही पार्क और जिया अटैक करते हैं मैजिक एरो एंड डबल स्वॉर्ड से एंड कुछ गोबलिन्स को मार डालते हैं। वो एक गोबलिन का सर काटते हुए कहता है ये लोग काफी अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं, जबकि ये एक न्यूबी पार्टी है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इन लोगों ने मुझे अपने साथ क्यों ज्वाइन करने के लिए कहा। खैर अभी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं लेवल अप कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि ढेरों गोबलिन्स मारे जाते हैं। वही जिन्नू कहता है जब से हमने हंटिंग स्टार्ट की तब से 1 घंटे हो चुके हैं। जिया कहती है तुम काफी अच्छा लड़े वो। पार्क कहता है हाँ ये सही बोल रही है, तुम अपनी स्वॉर्ड को काफी अच्छे से चला रहे थे, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल आइटम है? वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा अपनी स्किल्स पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। इधर सोमी कहती है जिनू क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? जिनू कहता है चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अभी हमें गोबलिन से भी फाइट करनी है, मेरा मतलब हॉब गोबलिन से भी फाइट करनी है। वो कहता है हॉब गोबलिन? 1 मिनट, अभी तक तुम लोगों में से किसी ने भी इस डंजन के बॉस को डिफीट नहीं किया या ऐसे किसी भी डंजन के बॉस को डिफीट नहीं किया है? जिनू कहता है यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जिसने आज तक एक डंजन के बॉस को डिफीट किया है, बाकी किसी ने भी कभी भी डंजन के बॉस को नहीं डिफीट किया है। वो सोचता है ये एक न्यूबी पार्टी है, इनके लिए एक डंजन के बॉस को डिफीट करना बहुत ही हार्ड है क्योंकि इसमें जितने भी प्लेयर्स है सभी अराउंड 20 लेवल के आसपास हैं और मुझे भी एक डंजन के बॉस को डिफीट किए हुए काफी समय हो चुका है। जीनो कहता है जिया अपने माना को वेस्ट मत करना और सावधान रहना। एंड देन वो पार्क से कहता है पार्क तुम थोड़ा ध्यान रखना कि तुम अपने एरो से हमें मत शूट कर देना। पार्क कहता है अरे मैंने तुमसे बताया था ना कि मैं ऐसी गलतियां नहीं करता। और अब ये सब सुनने के बाद वो हैरान रह जाता है और वो सोचता है क्या मुझे ये भी सोचना होगा कि इसका एरो मुझे पीछे से हिट ना कर दे। देन वो आगे बढ़ जाते हैं। जाते हुए वो एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर पार्क सबसे कहता है ये वहीं पर होना चाहिए हॉब गोबलिन। जिनू सोमी और जिया से कहता है तुम लोग यहाँ पर गार्ड करो और छोटे मोटे गोबलिन्स को मारो, तब तक मैं और वो ये दोनों थोड़ा समय बाय करते हैं। एंड देन वो सभी के सभी अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर सोमी और जिया ये दोनों पीछे रहते हैं। अंदर जाते हुए जिनू कहता है चलो फिर अब समय है बॉस रेड का। वही वो के सिस्टम विंडो पर आता है प्रिस्ट सोमी ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान की है और अब तुम्हारी स्ट्रेंथ और एजिलिटी कुछ समय के लिए बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि वो बॉस यानी कि वो हॉब गोबलिन बाकी सभी गोबलिन्स को अपने सामने लाता है और बाकी सभी पर अटैक करवा देता है, पर जिनू और वो ये दोनों मिलकर उन सभी गोबलिन्स को लपेटने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो हॉब गोबलिन एक ऑफ टाइप से अटैक करता है। वो कहता है थोड़ा बचकर, और तभी वो और बाकी सीधे हिट करता है जिनू के शील्ड पर और इस अटैक की वजह से जिनू काफी दूर फेंका जाता है। वो सोचता है ये हॉब गोबलिन जरूर एक बार मरने के बाद फिर से जिंदा होके एक म्यूटेंट बन चुका है, तभी ये मैजिक का यूज कर पा रहा है। हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये हॉब गोबलिन अगेन ऐसे डार्क बॉल से अटैक करे। हमें इस पर अटैक करना होगा इससे पहले कि ये अपने सेकंड अटैक को तैयार कर ले। देन वो बाकी सभी से कहता है मुझे कवर दो, बट इस पर कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता। अगेन वो कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कवर दो। पार्क कहता है ठीक है। वो गॉबलिन्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है आखिर वो सभी लोग पीछे क्यों हैं? क्या वो बस वहाँ पर खड़े होकर देखेंगे आखिर उनके टीम वर्क को क्या हुआ? इधर उस हॉब गोबलिन ने अपना ऑर्ब अगेन रेडी कर लिया होता है, मतलब वो डार्क बॉल। वो सोचता है क्या इसने फिर से अपना डार्क बॉल रेडी कर लिया, बट तभी वो के स्वॉर्ड से रिफ्लेक्ट करते हुए एक एरो सीधे जाकर उस हॉब गोबलिन के आंख में लगती है और वो गोबलिन चीख पड़ता है और तब हमें पता चलता है कि ये एरो पार्क ने फायर किया था। वो सोचता है आखिरकार अचानक से इससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इसके एरो की वजह से मैं भी मर सकता था। वही पार्क कहता है अरे मुझे माफ करना, मैं तो बस उस हॉब गोबलिन को मार रहा था, पता नहीं कैसे एरो तुम्हारी तरफ चला गया। वो सोचता है ये कमीने लोग क्या ये चाहते मैं यहीं पर मर जाऊं? खैर मुझे इस मॉन्स्टर को पहले मारना होगा। वो उस हॉब गोबलिन पर अटैक करता है और कहता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो कम से कम मैं एक हॉब गोबलिन के हाथों तो बिल्कुल नहीं मरने वाला। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उस हॉब गोबलिन का एक हाथ उड़ा देता है और कहता है हे तुम दोनों, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, जल्दी से अटैक करो। वही जिया और पार्क कहते हैं ठीक है मैं कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि उस हॉब गोबलिन की तरफ 2 अटैक्स बढ़ जाते हैं और तभी सिस्टम विंडो पर आता है तुमने हॉब गोबलिन को एलिमिनेट कर दिया। पार्क कहता है खतरनाक, हमने एक हॉब गोबलिन को मारा। जिया कहती है अरे हमने नहीं मारा, इसे तो वो ने मारा। वही अभी तक सोमी भी आ चुकी होती है। वो कहती है कमाल है युनवू। वो सोचता है सच बताऊं तो ये लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। पार्क उसे कहता है अरे तुम्हें पता है ना वो मुझसे गलती से वो एरो फायर हो गया था, जिस पर वो बस उसे गुस्से से देखे जा रहा होता है। उस हॉब गोबलिन को मारने के बाद वहाँ पर वो को कुछ आइटम्स मिलते हैं, मतलब कुछ चीजें जैसे कि रैंडम पेट एग, कुछ पैसे और एक डार्क बॉल ग्रिमोयर। वही सोमी कहती है आखिर हम इन आइटम्स के साथ करने के वाले, मुझे लगता है ये सब वो को ही रख लेना चाहिए। सोमी की बातें सुनने के बाद वो सोचता है मैं ये सभी चीजें अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये सब मैंने अपने पास रखा तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे बस वो चीजें लेनी चाहिए जो मेरे लिए जरूरी है और फिर यहाँ से धीरे से निकल जाना चाहिए। दिन वो सबसे कहता है मैं बस ये अंडा रखने वाला हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोमी कहती है सच में तुम तो बहुत अच्छे हो। वही वो वहाँ से जाने लगता और कहता है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बाकी तुम अपना देख लो। पार्क कहता है चलो आगे कभी फिर से हम मिलके हंट करेंगे। सोमी कहती है क्या तुम हमें अपना फ्रेंड्स में ऐड करोगे? वो कहता है मैं जब अगली बार तुम सभी से मिलूंगा तो जरूर करूंगा। एंड
एंड देन वहाँ से भागने लगता है और कहता है मैं ऐसे ही लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे सतर्क रहना चाहिए, कहीं ये लोग मुझ पर पीछे से हमला न कर दे। हम देखते हैं वो भागते हुए एक रोड के जरिए जा रहा होता है, तभी उसके सिस्टम विंडो पर आता है कि अब उसका लेवल बढ़कर 10 हो चुका है। वो कहता है फाइनली मैंने लेवल 10 अचीव कर लिया और अब मैं अपनी क्लास चूज कर सकता हूँ। इसके बाद ही हम वो को एक टावर के सामने देखते हैं। वो कहता है ये टावर ये बिल्कुल ही डिपार्टमेंट स्टोर की तरह है, यहाँ हर एक फ्लोर एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वो सभी प्लेयर्स जो कि लेवल 10 तक पहुंच चुके हैं उन सभी को इस टावर पर रुकना पड़ता है। ह्यूंग जो अपने साथ वो अंडा लेकर आया होता है उसे देखकर कहता है अभी इस अंडे को फूटने में लगभग 1 घंटे लगेंगे। ठीक है फिर मैं 1 घंटे बाद आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक हट्टे कट्टे आदमी को जो कि वॉरियर फ्लोर का एडवांसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका नाम है खान, किंग खान नहीं सिर्फ खान। वो कहता है क्या तुम भी वॉरियर बनना चाहते हो? उसके सामने होता है वो कहता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। खान कहता है ये तो काफी समझदारी वाला निर्णय है, मैं तो तुम्हारी इस निर्णय की वजह से ही तुम्हें पसंद करने लगा। खान कहता है अभी तुम नीचे जहाँ से आ रहे हो वहाँ पर तुमने जो टास्क क्लियर करे हम उससे थोड़े अलग है, यहाँ तुम्हें मुझसे सिंगल ड्यूल करना होगा। वो सोचता है बस इतना है ये तो मैं कर ही लूंगा। खान कहता है चलो अभी स्टार्ट करते हैं एंड देन वो एक स्वॉर्ड वो की तरफ फेंक देता है और कहता है पहले तुम अटैक करो। वो कहता है ऑल राइट सर एंड देन वो खान की तरफ बढ़ पड़ता है बट खान इस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर जाता है। बट वो की स्पीड देखकर उसकी भी हवाइयां उड़ जाती हैं और वो सोचता है ये बहुत ही शार्प ब्लो था, ये एक स्वॉर्ड के साथ काफी कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पर बाकी सभी जो एडवेंचरस आते हैं ये उनसे काफी अलग भी लग रहा है। इसके पास जिस लेवल की स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग तो ये वॉरियर से भी काफी आगे जा सकता है। उन दोनों की फाइट चलती रहती है, वो अटैक करता रहता है, खान ब्लॉक करता रहता है और सोचता रहता है फिलहाल तो ये एक न्यूबी एडवेंचरर है जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। वो तेजी से चिल्लाता है स्ट्राइक, उसके यहाँ बोलते ही वो काफी दूर जाके फिक जाता है। खान अगेन अटैक करते हुए सोचता है मुझे डिफीट करने के लिए भी इसे बहुत चीजें सीखनी होंगी। बट वो जो कि खान के अटैक से काफी दूर फिक रहा था वो नीचे नहीं गिरता, वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखता है और अपने पैरों से खान के हाथ पर रखता है एक जोरों की किक और खान के इस अटैक से बच जाता है। खान सोचता है क्या इसने सिर्फ एक किक से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया? वही वो सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये इतना कठिन होगा। खान सोचता है ये बंदा तो काफी टैलेंटेड है। वही वो खान पर अटैक कर रहा होता है और तभी खान कहता है रुक जाओ बहुत हो गया, तुम वॉरियर बनने से भी ज्यादा के योग्य हो। और यह सुनते ही वो रुक जाता है और सोचता है सिट यार मैं तो कुछ ज्यादा ही वार्म अप कर लिया था, अभी तो मैं इसको निपटा देता। वही खान कहता है तुम्हारी लेवल ऑफ स्किल्स जो है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो अब से तुम एक वॉरियर हो जिसे मेरे द्वारा एक्नॉलेज किया जाएगा, मेरे यानी कि खान के द्वारा। सिस्टम मतलब स्टेटस विंडो पर आता है तुम अब वॉरियर क्लास तक पहुंच चुके हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ और हेल्थ अब 10 पॉइंट से और बढ़ जाएगी और तुम्हें टाइटल मिला है वॉरियर एक्नॉलेज्ड बाय खान नॉट किंग खान। इसके साथ में ही वो को कुछ नई स्किल्स मिलती हैं जैसे कि वेपन मास्टरी जो कि वेपन डैमेज को 10% तक इंक्रीज करेगी, बैस जिससे वो किसी तक जल्दी पहुंच सकता है और अपने वेपन को बेसिकली थोड़ा फास्ट स्विंग कर सकता है, और लास्ट में स्ट्राइक जिससे वो अपने वेपन्स में माना भर सकता है। वो सोचता है ये चीजें इतनी भी खराब नहीं है भाई, बोनस में मुझे एक टाइटल भी मिला है। खान कहता है शायद तुम ही वो होगे जो इस क्वेस्ट को क्लियर करेगा, ये लो। और तभी वो की तरफ एक कॉइन फेंकता है, वो उसे पकड़कर देखने लगता है। स्टेटस विंडो पर आता है तुम्हें एक नया क्वेस्ट मिला है। खान कहता है जब तुम्हारी स्ट्रेंथ इनफ बढ़ जाए और तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ तो तुम इस कॉइन के मालिक को ढूंढकर उसे जरूर मिलना। इसका मालिक लेब्रोन जो कि क्योन का एक नाइट है, इसे कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मिलेगा लेब्रोन स्किल। वो सोचता है लेब्रोन ये तो पूरे एम्पायर में सबसे महान नाइट का नाम है ना, मुझे यकीन नहीं होता कि रिवार्ड के रूप में मुझे ये स्किल मिलेगी। एंड देन वो कुछ अजीब से बिहेवियर करने लगता है। वहीं खान सोचता है कहीं कॉइन इसे देखे गलती तो नहीं कर दी भाई। वो कहता है मेरा हारने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड देन वो उस टावर से बाहर आ जाता है और कहता है मैंने जितना सोचा था रिजल्ट उससे भी ज्यादा बेहतर है, मुझे जो क्वेस्ट मिला है वो ग्रेड ई का है और मैं अभी उसे क्लियर नहीं कर सकता, उसे क्लियर करने के लिए मुझे कम से कम लेवल 50 तक पहुंचना होगा। तभी स्टेटस विंडो पर आता है जल्द ही वो अंडा फूटने वाला है, उसके फूटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। वो अपने आइटम्स में देखता है वो अंडा पड़ा हुआ होता है और वो कहता है अच्छा ये अंडा, इसको तो मैं भूल ही गया था, इसका फंडा मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। देन वो उस अंडे को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है आज तो मेरा दिन काफी अच्छा जा रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस अंडे में से कौन सा पेट बाहर आएगा, अब कोई मुझसे ये मत कहना कि मैं एक ड्रैगन पाने वाला हूँ। वही वो अंडा फूटने लगता है और थोड़े समय बाद वो फूट भी जाता है। वो सोचता रहता है मुझे उम्मीद है कि ये कंफर्म एक ड्रैगन ही होगा। बट तभी उस अंडे का फंडा समझाते हुए एक बियर बाहर आता है और कहता है नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, इसका असली जवाब है एक क्यूट सा बियर। अब वो ये सब देखने के बाद तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि कहाँ वो ड्रैगन एक्सपेक्ट कर रहा था और कहाँ उसे मिला एक छोटा सा बियर। वही वो बियर कहता है लगता है मेरी एंट्रेंस काफी ढासू थी तभी तू पूरा हक्का बक्का रह गया बिड़ू। वो कहता है क्या तुम बात करते हो? वो बियर कहता है अरे बिड़ू तू इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है, अगर तू बात कर सकता है तो अपन भी बात कर सकता है ना। वो सोचता है
है एक टॉकिंग पेट, एक बोलने वाला पेट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या इसकी वजह से ये एक बहुत ही यूनिक पेट बन जाएगा? अब तो पैसे ही पैसे होंगे। एनीवे कुछ भी हो, पर इतना तो कंफर्म है कि ये एक रेयर चीज है। शायद मैं इसे कुछ ट्रिक सिखा सकूं और इससे पैसे बना सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर ये मेरे लिए जरूर एक वैल्यूएबल एसेट बनने वाला है। वही वो बियर वो के कंधों पर बैठ जाता है और उसके बालों का नूडल्स बनाने लगता है और कहता है अपुन तेरे को परमिशन दे रहा है, आज से तू मेरा नौकर है, तो चल आगे बढ़ इंसान। आखिर तू कर क्या रहा है इंसान गई के, जल्दी जल्दी चलना। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि उस एग से जो पेट बाहर आया है उसे एक चीज सिखाना बहुत जरूरी है, वो है डिसिप्लिन। एंड इसके साथ ही वो पकड़ता है उस पेट को और फेंकता है जमीन पे लुका के। वो के फेंकने की वजह से उस पेट को चोट लग जाती है। वो बियर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बज आइलैंड के वारिस के साथ ऐसा करने की? चल अच्छा तेरी पहली गलती मैं माफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू ही छपुन का मास्टर है। अच्छा इस बियर को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये थोड़ा पिकाचू की तरह नहीं लग रहा? मतलब 19-20 का फर्क है, बट कहीं इलेक्ट्रिसिटी ने मारने लगे साला। अच्छा ये देखो, ये कम से कम कौन की तरह तो लग ही रहा है, बिल्कुल डिट्टो कौन की तरह ही। अरे वही ब्लीच वाला, भूल गए? वो बियर कहता है मैं तेरा थोबड़ा देख के बता सकता हूँ कि तू लड़कियों में कुछ खास पॉपुलर नहीं है और तू कभी हो भी नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद वो को ऐसा लगता है जैसे उसे इमोशनल डैमेज हुआ हो, इसीलिए वो अगेन उस बियर को एक रखता है घुमा के और कहता है तू साथ नहीं रह सकता। और वो कैसा करने के बाद वो बियर रोने लग जाता है और कहता है शायद अपन का जो नया मास्टर है वो थोड़ा वायलेंट है। इधर वो उस पेट के स्टेटस विंडो को देखता है और सोचता है ये पेट है तो छुटकू सा, बट इसका स्टेट्स इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। एंड देन वो कहता है आज से मैं तुम्हें नाम देता हूँ टिंग। वो बियर कहता है अरे बिड़ू क्या नाम दिया है, टिंग मेरे को पसंद आया। ओए मास्टर मुझे अपने कंधों पर रख लो और मेरे ऑनर में मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। वो कहता है ओ मुझे माफ करना, मैं तो लॉग आउट करने वाला था। वो बियर कहता है मतलब टिंग कहता है अरे अभी तो कुछ ही मिनट हुए मेरे पैदा हुए और तू जा रहा है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इंसान कहीं के। बट तब तक वो लॉग आउट कर चुका होता है और अब वहाँ पर बचता है बस टिंग और वो कहता है कितना निर्दयी मास्टर है ये। इसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर इस वक्त वो एक पॉड में बैठा हुआ होता है। बेसिकली उसी में बैठकर वो गेम्स खेलता है। वो उससे बाहर आते हुए कहता है लगता है इस बार मैं गेम में कुछ ज्यादा समय तक लॉक्ड था। यंग सैन अंदर आते हुए कहता है क्या तुम खेल चुके, तो कैसा रहा आज का दिन? वो कहता है मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ, वॉरियर क्लास का, एंड इवन मुझे एक पेट भी मिला तो दिन तो ठीक ही ठाक था। यंग सन कहता है अगर तुम वॉरियर क्लास तक पहुंच चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वो कहता है किस चीज के लिए? यंग सन कहता है ऑब्वियसली तुम्हारे स्ट्रीमर डेब्यू के लिए। वो कहता है एक स्ट्रीमर, मैंने सुना तो था कि आजकल वो लोग इससे काफी पैसे कमा रहे हैं। यंग सन कहता है हाँ तुमने सही सुना है, पर ये करने से पहले तुम्हें मतलब स्ट्रीमर बनने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। वो कहता है हाँ बताओ क्या करना होगा? यंग सन कहता है अब से जो भी तुम अरेना में करोगे उसे तुम्हें रिकॉर्ड करना होगा। मैं उसकी एक प्रमोशनल क्लिप बनाऊंगा और फिर उसे ए वर्ल्ड पर अपलोड कर दूंगा। वो कहता है ए वर्ल्ड, क्या ये इतना आसान होने वाला है? यंग सन कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मैनेजर मैं बनूंगा और तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो कि लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे वो सुनेंगे कि फॉर्मर टॉप रैंक प्लेयर अगेन स्टार्टिंग कर रहा है और अब वो स्ट्रीमिंग कर रहा है तो वो कंफर्म आएंगे। वो कहता है सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा तुम एक्साइटेड हो। यंग सन कहता है अरे ऑफ कोर्स मैं भी एक्साइटेड हूँ, आखिरकार महान मिली गॉड अपना डेब्यू देने वाला है तो मैं एक्साइटेड क्यों नहीं होऊंगा। वो कहता है ओके मैं अपना बेस्ट दूंगा और ट्राई करूंगा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतर सकूं। इसके बाद ही हम देखते हैं उस गेम का सीन, जहां पर हमें दिखाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट के वेस्ट साइड का सीन। हम देखते हैं वहां पर कुछ एल्फ मौजूद होते हैं, वहीं उनके सामने होता है वू और टिंग। वो कहता है ये पहली बार है जब हम दोनों मिलकर हंटिंग करने वाले। टिंग कहता है सही बोला बेड़ू। तो यार देखो ये बियर जो है इसे देखकर मुझे कौन की बहुत याद आ रही है और ये कौन वाली ठीक ठाक वाइब भी दे रहा है, तो क्यों ना आपसे इसे कौन ही कहा जाए। वो आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है लेवल अप करने का समय आ चुका है। कौन कहता है ठीक है बेड़ू अपन तेरे को दूर से चीयर अप करेगा। हम देखते हैं कि वो की स्वॉर्ड अचानक से ग्लो करने लगती है और वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम दूर से चीयर अप करोगे? और तभी उसे पता चलता है कि उसे बियर की स्प्लिट हासिल हुई है। कौन कहता है बढ़ो आगे और खत्म कर दो इन दुश्मनों को। सिस्टर वंडर पर दिखाया जाता है कि वो को इस वक्त फॉरेस्ट की ब्लेसिंग्स प्रदान हुई है। वो कहता है व्हाट द हेल ब्रो, मुझे लगा था तू बस एक नॉर्मल सा पेट है, मुझे क्या पता तू एक पफ पेट था, मतलब तू अपनी पावर्स मुझे दे सकता है। वहीं एक एल्फ अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे अपनी नजरें हटाओ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी इंसान। वो उस पर अटैक करके उसे जान से मारते हुए कहता है मैंने नजरें हटाई वो तो बस इसलिए क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं तेरी तरफ देखूं या ना देखूं, मैं फिर भी तुम सबको मार डालूंगा। वो सोचता है ये कौन, ये तो काफी अच्छा निकला, मैं कल जल्दी में था इसलिए मैंने उसके स्टेटस चेक नहीं किया, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मुझे अपनी बफ्स के कास्ट करके मेरी स्ट्रेंथ, मेरे आर्मर और बहुत सी चीजों के साथ साथ हेल्थ भी बढ़ा सकता है। वो उन दोनों बाकी बचे हुए एल्स को भी खत्म कर देता है और सोचता है मैं इम्प्रेस हुआ तुझसे कौन। वही हम देखते हैं कि वो को इस वक्त कोई पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ 3 और लोग होते हैं और वो चारों मिलकर वो को देख रहे होते हैं। वहीं एक बंदा कहता है हे क्या आज हमें इस बंदे को भी हंट कर लेना चाहिए, इसके
पास विंड जैकेट है, 2 ट्राउजर्स हैं और इवन एक पेट भी है। ये प्रोबेबली कोई रिच बॉय होगा जिसने अपने डैडी जी के क्रेडिट कार्ड से ये सभी चीजें खरीदी होंगी। वहीं दूसरा बंदा जो कि मस्त पूरा एकदम आर्मर वार्मर पहने हुए होता है वो कहता है तो हम ये करने कैसे वाले हैं। सामने वाला बंदा कहता है क्यों ना हम इसे फ्रेंडली अप्रोच करें। वही उनके साथ में एक मोटू सा तीसरा बंदा होता है वो कहता है मतलब तुम ये कह रहे हो कि हम इससे पहले फ्रेंडली अप्रोच करें देन इसके साथ रहें और फिर जब ये थोड़ा सा भी अपने गार्ड को डाउन करे हम उसी वक्त इस पर हमला कर दें और इसे खत्म कर दें। एक लड़की भी वहाँ पर होती है वो कहती है गाइस क्या हो अगर वो एक अल्टरनेटिव प्लेयर हो। अब ये सुनने के बाद वो तीनों के तीनों लड़के हक्के बक्के देखने लगते हैं। वही वो लड़की कहती है वो लड़का देखने में तो काफी स्किल लग रहा है। वही एक लड़का जो कि देखने में एक आर्चर की तरह लग रहा होता है वो कहता है किसे फर्क पड़ता है कि वो एक अल्टरनेटिव प्लेयर है या नहीं है। अगर तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट को क्लियर करना है तुम्हें बस 20 लेवल तक होने की जरूरत है तो इसका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो हमें हरा देगा। हम सभी को जिनका एवरेज ही 40 लेवल तक है कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना ताकतवर है पर अगर हम सभी मिलकर उस पर हमला करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये सही कह रहा है प्लस ये पहली बार नहीं है कि हम किसी प्लेयर को मार रहे हैं। वही तीसरा बंदा लड़की से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो। वो लड़की कहती है मुझे माफ करना। वही पहला बंदा कहता है तो अब हम सभी अब राजी हैं इस बंदे को आज हंट करने के लिए तो चलो अब चलते हैं और चुरा लेते हैं इसके सभी आइटम्स को। हम देखते हैं कि वो ने सभी गॉब्लिन्स को मस्त ठिकाने लगा दिया होता है। वो अपने स्टैट्स विंडो को देख रहा होता है और वो कहता है मैंने रिकॉर्ड तो किया पर मुझे लगता नहीं कि इन डार्क एल्व्स को हराने में कुछ खास स्पेशल है। वही कौन कहता है नहीं बिड़ू तेरे पास तो काफी अच्छी खासी स्किल्स है। वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अपने पास रखा है ताकि तुम मुझे दूर से चीयर अप कर सको और हाँ जब मुझसे बात करो तो थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट दो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। कौन कहता है अरे अपन दूर से चीयर अप थोड़ी कर रहा था अपन ने तेरे ऊपर बफ कास्ट किया ना इडियट मास्टर कहीं का। वो कहता है सिर्फ मुझ पे बफ कास्ट करने से फाइट खत्म नहीं हो जाएगी तुम्हारे पास बहुत सारे हेल्थ पॉइंट्स थे तो तुम्हें कम से कम उन एल्व्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए था। हम देखते हैं कि वो बाकी चारों लोग माने कि वो चारों प्लेयर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनमें से वो आर्चर वाला बंदा कहता है हे क्या तुम अकेले हंटिंग कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। वो कहता है तुम्हारी पार्टी। वही कौन सोचता है अब ये मामू लोग कौन है। वही वो आर्चर कहता है हमें इस ब्लैक फॉरेस्ट में एक और प्लेयर को देखकर बहुत खुशी हुई। इधर वो कौन सभी पर डाउट होने लगता है और वो सोचता है इनके पास 2 वॉरियर्स एक आर्चर और एक प्रीस्ट है। देखकर तो लगता है कि इनकी पार्टी काफी ठीक ठाक है और इन्हें किसी नई टीममेट की जरूरत भी नहीं है। तो आखिरकार ये लोग मुझे जो कि मैं एक वॉरियर हूँ मुझे क्यों बोल रहे हैं अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। बल्कि इन्हें तो एक मेज से बात करनी चाहिए ना। साथ में इन्हें देख कर लगता है कि इन सभी के पास सिर्फ लेवल 20 तक के आइटम्स हैं पर उस बंदे ने अपने पास जो शॉर्ट टांग रखी है उसके लिए कम से कम लेवल 40 होना चाहिए। इसका मतलब ये मेरे पास आ रहे हैं अपने लेवल्स को छुपाते हुए। अरे यार अब कोई मुझसे ये मत कहना कि ये लोग प्लेयर किलर्स हैं। वेट एक मिनट अगर ये लोग प्लेयर किलर्स है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड देन वो सभी से कहता है कमाल है तुम लोग मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। आर्चर कहता है तो इसका मतलब तुम हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हो ना। मैंने सही कहा। और सोचता है गधा है ये। एंड देन वो देता है अपना और बाकी सभी का इंट्रो। वो कहता है मैं हूँ रेन और मैं इस पार्टी का इंचार्ज हूँ। मेरा काम है इस पार्टी को गार्ड करना। ये दोनों में से एक है कार्ल और एक है क्रोफोर्ड। ये दोनों हमेशा सामने लड़ते हैं। और वो रही हमारे पार्टी की प्रीस्ट बासिल। वो अपना नाम छुपाते हुए कहता है मैं हूँ यंग सैन और मैं तुम सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। वही कौन कहता है अपन कौन है मामू लोग। वो सोचता है मुझे इन्हें अपना असली नाम बताने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड का नाम बता दिया। थोड़े समय बाद हम अगेन देखते हैं वो लोग हंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ एक एल्फ को बहुत इजीली मार देता है। वहीं एक एल्फ कहता है मैं अपने कॉमरेड्स का बदला लेकर रहूंगा। इधर वो काल के पीछे आके छुप जाता है। काल सोचने लगता है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों छुप रहा है बट तभी वो निकलता है और अगेन एक एल्फ को मार डालता है एंड दोबारा काल के पीछे आके छुप जाता है। वहीं एक एल्फ ये सब देख के बहुत भड़क चुका होता है। वो कहता है तुम कमजोर इंसान कहीं के कि तुम्हारी हिम्मत पर। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो बहुत ही तेजी से लेवल अप कर रहा हूँ क्योंकि मैं हाई लेवल प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ। मेरी स्किल्स ऑलरेडी बहुत तेजी से लेवल अप कर रही हैं। वो सोचता है पार्टी के साथ हंट करने में तो अलग ही फायदा है। वही रेन ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है क्या कर रहा है बे आखिरकार ये। हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन जहाँ इस वक्त काल चिल्लाता है और बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है आखिरकार ये बंदा है कौन। ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि एल्व्स को मार रहा है और फिर मेरे पीछे आके छुप जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये यूज कर रहा है हमारा। इवन मैं उस पर एक्सीडेंटली अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो मेरे अटैक से बच जा रहा है। पता नहीं कैसे यार मैं उसे मारना चाहता हूँ। उसने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। इस वक्त ये सभी बातें वो रेन के सामने रहते हुए कहता है। वही रेन कहता है काम डाउन हमारा गोल एल्व्स को हंट करना नहीं है। काल कहता है अच्छा ठीक है ये बताओ हमें कितने समय तक और इंतजार करना होगा। क्रोफोर्ड कहता है काल सही बोल रहा है आखिरकार हम अब इतना ज्यादा टाइम उस बंदे पर वेस्ट नहीं कर सकते। रेन कहता है अरे तुम लोग थोड़ा शांत रहो यार थोड़ा आराम आराम करो मैं बस इस मैटर को खत्म ही करने वाला हूँ। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्लान। हम उसे तब मारेंगे जब वो एल्फ चीफ को मारेगा और हम उसे बोल देंगे कि हमने एक्सीडेंटली उसे मार दिया और क्या। वो हम बस अपना निशाना लगाने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया और वो निकल लिया। काल कहता है आइडिया काफी अच्छा है। वो चारों के चारों एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं बट एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है कौन और उनकी बातें सुनकर वो बहुत डर जाता है और जाके सब कुछ वो को बता देता है। वो कहता है तो तुम्हारे हिसाब से जब मैं उस बॉस से लड़ूंगा तब ये मुझे मार डालेंगे। कौन कहता है
सही बोला बेड़ू, यही बोल रहा है अपन। वो कहता है तो मैं उस वक्त सही था, ये लोग प्लेयर किलर ही हैं, पर कुछ भी हो जाए उनकी वजह से मैंने लेवल अप कर लिया है, और क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है तो अब वो नहीं होंगे जो मुझे गलती से मारेंगे, बल्कि वो मैं होऊंगा जो उन्हें गलती से मारूंगा, और इसे रिकॉर्ड कर लूंगा और उस वीडियो का टाइटल रखूंगा किलिंग प्लेयर किलर्स। ये देखकर तो लोगों को बहुत मजा आने वाला है, और यंग सन को तो ये सब देखकर मजा ही आ जाएगा। मैं उन चारों को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि वो सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो मुझे मेरे ही पीठ पीछे मार डालेंगे। कौन कहता है ओए मास्टर, तेरा चेहरा अपन को इस वक्त बहुत डरावना लग रहा है। हम देखते हैं कि वो चारों के चारों लोग वहाँ पर आने लगते हैं और कहते हैं सॉरी, हमने तुम्हें इंतजार कराया यंग सैन। वही वो जिसने अभी तक उन सभी को अपना नाम यंग सैन बताया होता है, वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। रेन कहता है हम बॉस को हंट करने वाले हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वो कहता है बॉस, मुझे लगता है कि मैं बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम से क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस से लड़ पाऊंगा। रेन कहता है नॉनसेंस कही के, तुम्हारे अटैक्स इतने लाजवाब थे कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम अकेले उस बॉस को मार डालोगे। तुम्हारे बिना तो हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते यंग सैन, तुम्हें एटलीस्ट बॉस को मारने का एक बार ट्राई करना चाहिए। अब इतनी तारीफें सुनने के बाद तो वो भी हंसने लगता और कहता है वेल अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। रेन कहता है चलो ठीक है फिर चलते हैं बॉस के पास उसे मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो सभी जाने लगते हैं, जहाँ वो जाते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम सभी की मदद करूंगा तुम्हारा लेवल अप करने में। इधर काल सोचता है रुक जा कमीने, तू बस थोड़ी देर के लिए रुक, तू मेरे हाथों मरेगा। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी कुछ एल्फ से लड़ने लगते हैं, बट तभी वहाँ पर एंट्री होती है डार्क एल्फ के चीफ की, और वो अकेले ही कार्ल और क्रोफोर्ड पर भारी पड़ने लगता है। वो कार्ल को एक किक मारते हुए दूर कर देता है और कहता है बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर इंसानी वॉरियर, अगर तुम लोग ब्लैक फॉरेस्ट में यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आए हो तो तुम्हारे पास कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर सको, पर देखकर लगता है कि तुम सभी अभी तैयार नहीं हो। कार्ल सोचता है मुझे पता है कि मैं बहुत ही लो लेवल के इक्विपमेंट्स पहनकर यहाँ पर आ गया हूँ, बट अगर ऐसा ना होता, भले ही हमारे पास हाई लेवल का इक्विपमेंट्स होता, फिर भी मुझे लगता है कि इस डार्क एल्फ के चीफ को हराने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती। इधर क्रोफोर्ड सोचता है आखिर वो हमें सिग्नल कब देने वाला है। इसके साथ ही कार्ल सोचने लगता है जहाँ रेन ने उसे कहा था कि ये बंदा अगेन बॉस रेड में लेवल अप करेगा और वही हमारा चांस होगा, और तब बासिल अपने बफ के जरिए हमें एक सिग्नल देगी और मैं एक पैरालाइजिंग एरो फायर कर दूंगा, और वही समय होगा जब तुम सभी मिलकर उस पर अटैक करोगे। कार्ल कहता है तुम उसे एक ही बार में मारने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? एंड देन वो अपनी यादों से बाहर आता है और सोचता है बस एक बार ये कमीना थोड़ा पैरालाइज हो जाए तब मैं इसे बताता हूँ। इधर वो कहता है मेरी सभी स्किल्स कूल डाउन हो चुकी हैं। वही रेन बासिल को इशारा देता है कि यही समय है, और ये सुनते ही बासिल कार्ल और क्लोफोर्ड को अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान कर देती है। इधर रेन पैरालाइजिंग एरो फायर करने वाला होता है, बट तभी उसके पास पहुंच जाता है कौन और उसे गुदगुदी कर देता है। ऐसा करने की वजह से रेन अपना निशाना चूक जाता है और वो तीर जाके सीधे लगता है काल को, और वो भी काफी ठीक ठाक जगह पर। काल पीछे मुड़ के देखता है तो ये एरो रेन ने फायर किया होता है। रेन कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये बुड़बक बियर ये सब इसी की गलती है। कौन कहता है अबे ओए अपन बुड्ढा नहीं है, अभी कल ही तो पैदा हुआ अपन। इधर हम देखते हैं कि काल बेहोश हो जाता है, मतलब पैरालाइज हो जाता है, जिसे देखते हुए वो कहता है मुझे माफ करना, मैं खुद कौन को काबू नहीं कर पाता, वो ऐसा ही है। क्रोफोर्ड कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, बट तभी उसके पीछे आ जाता है डार्क एल्फ का चीफ। इधर कौन रेन को परेशान करने लगता है, बट रेन चिल्लाता है अपने पीछे देखो क्रोफोर्ड, बट तब तक वो चीफ उठाता है क्रोफोर्ड को गले से पकड़ के और कहता है तुम्हारे जैसे कमजोर कीड़े की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई अपना गार्ड लो करने की। वो चीफ की तरफ बढ़ता है और क्रोफोर्ड को बचाने की कोशिश करता है। वही वो चीफ वो को अपनी तरफ आते हुए देखे जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है, अबे कितना देखा गया। बट तब तक हम देखते हैं कि वो का अटैक जाके हिट करता है क्रोफोर्ड को ही, एंड क्रोफोर्ड भी लाइक वो कहता है अरे ये तो गलती से हो गया। इधर बासिल और रेन ये दोनों हैरान, जहाँ रेन कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, और तब वो बताता है उन सबको सब कुछ और कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग क्या करने वाले थे। तुम लोग मुझे बैक स्टैबिंग करने वाले थे, और जब मैं वही कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इधर वो चीफ हैरान कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। रेन कहता है हम तुम्हें बैक स्टैब करने वाले थे, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला, आखिर तुम्हें ऐसा लगा ही क्यों, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। कौन कहता है चल बिड़ू अब इसको भी मार डाल, अपन सभी को बोल देंगे कि चीफ को मारते मारते एक्सीडेंट में ये भी मारा गया। और एक मिनट, ये कौन के सर पे बाल कहाँ से आ गए भाई, लगता है आर्टिस्ट की गलती है। कौन अगेन कहता है चल बिड़ू अपन फिर से ऐड करते हैं कि हमने सभी को गलती से मारा। इधर ये सुनने के बाद रेन को सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहता है कैसे, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, डैम इट। एंड देन वो अपने एरो से वो पर अटैक करता है, बट वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। वो उसके एरो को डिफ्लेक्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है और कहता है इस एरो को तो डिफ्लेक्ट करना बहुत ही आसान था, क्योंकि ये तुमने सीधे मुझ पर ही फायर किया। वो उन्हें मारने ही वाला होता है, बट इधर वो एरो टूटकर चीफ के हाथों में पहुंच जाता है। एंड चीफ भी लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। इधर कार्ल रेंगते हुए कहता है अगर मैं बस खड़ा हो सकूं तो मैं इस बंदे को अकेले ही खत्म कर दूंगा। चीफ कहता है और कार्ल को मार डालता है।
इधर वो बासिल और रेन पर अटैक करता रहता है। वहीं वो चीफ कहता है ये इंसान कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर हम देखते हैं कि रेन मारा गया और उसके साथ में ही बासिल भी। वो अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि सब कुछ रिकवर हो जाएगा। इनके लेवल्स भले मुझसे ज्यादा थे पर इनके पास स्किल्स कुछ खास नहीं है। ऐसे तो लोग मेरी स्ट्रीम को देखेंगे ही नहीं अगर मेरे अपोनेंट इतना कमजोर रहेंगे तो। पर फिर भी मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। इससे जो क्लिप निकल कर आई है वो काफी इंटरटेनिंग होगी। पर फिर भी मुझे अगर अपनी स्किल्स को शो करना है तो मेरे पास कोई एक तगड़ा अपोनेंट रहना चाहिए। इधर वो चीफ मस्त अपना बैठ के देख रहा होता है सब कुछ और फिर कहता है क्या तुम्हारे जो भी उन इंसानी प्लेयर से मसले थे वो खत्म हो गए? मुझे बहुत खुशी होगी किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से फाइट करके। वो रेडी होते हुए कहता है इस वीडियो का सबटाइटल ये होगा लेवल 20 यूजर डिस्ट्रॉयस अ डार्क एल्फ चीफ। इसके साथ ही वो डार्क एल्फ की तरफ बढ़ पड़ता है। उधर वो डार्क एल्फ चीफ भी वो की तरफ बढ़ता है। इसके बाद ही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन। यंगसन कहता है तुम तो बहुत ही लकी हो। अच्छा ये बताओ उन लूजर्स के लपेटे में कैसे आ गए थे तुम? वो कहता है अरे वो तो खुद ही मेरे पास आए थे। उन प्लेयर किलर्स को मारने के बाद उनके आइटम्स भी मैंने रख लिए और साथ ही में मुझे उस बॉस को मतलब उस चीज को मारने के बाद भी काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। यंगसन कहता है तुमने जो वीडियो रिकॉर्ड की वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब तुम स्टार्ट कर सकते हो, बस हमें अब एक वीडियो एडिटर को ढूंढना है। वो कहता है तुम्हारा मतलब स्ट्रीमिंग से है ना? यंगसन कहता है हाँ, या तो फिर कहें कि शायद। यंगसन वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है अरे अब बता भी दो, ये तो मेरी जॉब है ना, मुझे ऐसे अंधेरे में रखना अच्छी बात थोड़ी है। यंगसन कहता है समय आने में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद यंगसन एक अच्छा सा वीडियो एडिटर ढूंढने के लिए बैठ जाता है। वो कई सारे एडिटर्स को चेकआउट करता है जिनमें से कुछ की तो एडिटिंग बहुत खराब होती है एंड जो अच्छे होते हैं वो उसकी रीत से ही बाहर होते हैं। यंगसन सोचता है अगर वो ने इसे इतनी अच्छी तरह से फिल्म किया तो मुझे इसका बजट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए और अब बस चाहिए एक टैलेंटेड एडिटर। और तभी उसे एक एडिटर की आईडी मिलती है जिसका नाम है एलिस मूवीज और हाल ही में उसे एक अचीवमेंट मिला है जिसका नाम है मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिस मंथ इन द अरेना वर्ल्ड। यंगसन सोचता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। एलिस एक वीडियो एडिटर जिसे अरेना क्रिएटर्स की तरफ से एक तरह से घोस्ट मानते हैं क्योंकि आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। ये वीडियोस बहुत अच्छा एडिट करती है और इसकी जो बीजीएम्स होते हैं वो तो टॉप लेवल के होते हैं और कलर ग्रेडिंग की तो बात ही ना करो, वो तो ऐसी होती है कि इंसान देखता रह जाए। हम देखते हैं एक लड़का बैठकर कुछ देख रहा होता है और कहता है ये कचरा है, ये भी कचरा है, ये सब तो प्लेयर किलर्स की वीडियो है, इनके पास जो आइटम्स है वो भी बेकार है क्योंकि ये सभी अपने असली लाइफ के पैसों का यूज करते हैं आइटम खरीदने के लिए। इन सभी को लगता है कि इनकी वीडियो मैं एडिट करूंगा जबकि इनकी वीडियो इतनी गंदी है। एंड देन वो वीडियोस को डिलीट करने लगता है और तभी उसे एक और वीडियो दिखती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि यंग सैन ने भेजी होती है। वो बंदा कहता है यंग सैन, ये तो वही बंदा है ना जिससे मुझे मिशेल ने इंट्रोड्यूस कराया था। और फिर वो यंग सैन द्वारा भेजी गई वीडियो को प्ले करता है और उस वीडियो को देख कर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कहता है तो मतलब यही वो बंदा है जो कि मिली गॉड्स की वीडियोस को अपलोड करता है और इसकी प्लेयर किलर की हंटिंग स्टोरी भी बहुत परफेक्ट है, इवन उसमें तो डार्क एल्फ चीफ भी है। अरे अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं ये वीडियो एडिट करके रहूंगा। और तब हम देखते हैं उस बंदे की असली शकल, इसका नाम है एलिस मूवीज और हाँ ये एक लड़का है। तो देख रहे हो ना दया कैसे लड़की के नाम की आईडी बना के लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। एलिस कहता है मैं तो ये वीडियो देखने के बाद इस बंदे का फैन हो गया, मिली गॉड का। मैं ये वीडियो इतनी खतरनाक एडिट करूंगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। हम देखते हैं अरेना का सीन जहाँ वो इस वक्त बहुत परेशान होता है। वहीं कौन कहता है क्या मास्टर कुछ गड़बड़ है क्या? वो कहता है मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। तो मेरे लगता है यहाँ पर जैसे कोई दुश्मन छुपा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। देन वो एक आइटम अपने हाथ में लाने लगता है और कहता है फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कहता है बिडू ये क्या है? वो कहता है ये तो प्लेयर किलर्स ने अपने आप ही मेरे पास रख दिया, वो भी एक पेनल्टी के रूप में, जिन्हें मैंने मारा था भूल गए। हम देखते हैं किताब को जिसका नाम है रेयर रैंडम स्किल बुक। वो कहता है मैं इसे बेच सकता हूँ और इससे काफी पैसे बना सकता हूँ, पर शायद अगर मैं इसका यूज करूँ तो मुझे और भी कुछ बेहतर मिल जाए। वो कहता है हे कौन, मुझे इसे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? कौन कहता है बिडू तेरे को सच में लगता है इसे बेच देना चाहिए? मतलब एक बार के लिए सोचना, इससे तेरे को एक मस्त स्किल मिल सकती है। वो कहता है बात तो तुम्हारी सही है और मैंने प्लेयर किलर्स के सभी आइटम्स को बेच दिया है तो फिलहाल इसे बेचने की कुछ खास जरूरत भी नहीं है। तभी वो उस बुक को खोल देता है और कहता है भाड़ में जाए सब कुछ, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। सिस्टम विंडो पर आता है तुमने एक रेयर रैंडम स्किल बुक का यूज किया है और तुमने सीखी एक नई स्किल ब्लड फॉर ब्लड। ये देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं इससे अपोनेंट के 10% डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो मैंने इसे यूज किया। कौन तुम तो बहुत लकी हो। वही कौन कहता है बिडू अपन को नेचर है, अपन का सर घूम रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो की अरेना वाली वीडियो अब इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है जहाँ उसका टाइटल है फिशिंग फॉर प्लेयर किलर्स और एज द फर्स्ट वीडियो पर काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। यंगसन कहता है खतरनाक, हमने तो 1.5 लाख व्यूज ऐसे ही क्रॉस कर लिए। मुझे पता था ये एलिस बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटर है और उसने इस वीडियो को एडिट करने के लिए ज्यादा पैसे भी चार्ज नहीं किए, शायद वो को पसंद करती है। ये वीडियो मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। हम देखते हैं एक कंपनी का सीन जहाँ एक बंदा जो कि एक कंपनी का बिजनेस टीम मैनेजर है जिसका नाम है केल, वो कहता है एक वीडियो जिसमें प्लेयर किलर्स को ही मार डाला गया। यहाँ पर तो सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो गई। अच्छा लगा मुझे देख के। हम देखते हैं कि अभी वो वीडियो चल ही रही होती है। वो
कहता है अरे अभी भी ये वीडियो खत्म नहीं हुई। और तब हम देखते हैं चीफ और वो के बीच में हो रही फाइट को, जहाँ चीफ वो पर अटैक करता है। वो उस अटैक से बचते हुए अगेन काउंटर अटैक करता है। चीफ चिल्लाते हुए अगेन अटैक करता है। वो उस अटैक से बचता है और अपना डैगर लेके उसी की तरफ बढ़ पड़ता है। वही केल कहता है ऐसे लेवल का एक यूजर जो कि डार्क एल्फ चीफ को इतना आसानी से डिफीट कर रहा है, इसका अपने स्किल्स पर भी काफी अच्छा खासा कंट्रोल है। मैं बेमतलब का अपना समय बाकी सभी बेमतलब के घटिया प्लेयर्स पर व्यस्त कर रहा था। ये प्लेयर, इस प्लेयर के पास वो है जो कि एक स्टार होने के लिए रहना चाहिए। हमें इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इसके चैनल का नाम क्या है? चैनल आर्गोन। पहले इस चैनल से कांटेक्ट करना होगा। हम अरेना में सीन देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट नॉर्थ एरिया का, जहाँ कुछ ऑक्स किसी से लड़ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं होता है हमारा MC वो कहता है मुझे बफ करो। कौन कहता है ठीक है गधे मास्टर। वो अटैक करता है और सोचता है मैं डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा लेवल अप कर रहा हूँ। मैंने पहले एज अ मिलीगॉड खेला था, इसलिए उस वक्त मेरे पास ना ही ज्यादा जानकारी थी और ना ही ज्यादा आइटम्स, पर इस बार मेरे पास ये दोनों है, इसीलिए मेरे लिए ये सब बहुत इजी हो रहा है। पर क्योंकि इस गेम में मैं बहुत लेट आया हूँ तो मुझे और भी तेजी से लेवल अप करना होगा। देन वो उन ऑर्क्स की तरफ बढ़ पड़ता है। वह इसके स्टेटस विंडो पर हम देखते हैं कि उसका लेवल अप 24 हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि वो ने उन सभी ऑर्क्स को ठिकाने लगा दिया होता है। वो कहता है ये ऑर्क्स को मारना तो बहुत आसान है। वही कौन कहता है ओए गधे मास्टर, अपन को लगता है कि अपन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम देखते हैं टेंग यानी कि कॉन के स्टेटस विंडो को, जब उसका लेवल भी 15 हो चुका है। वो कहता है तुम्हारा लेवल तो ऑलरेडी 15 हो चुका है और सोचता है कंफर्म कौन कोई एक यूनिक पेट है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका लेवल अप हो रहा है मैं यकीन नहीं कर पा रहा। इधर कौन वो के कंधे पर बैठ जाता है। वहीं वो सोचता है ये जो मुझे अपने बफ्स देता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वही कौन कहता है ओए गधे मास्टर, अपन थक चुका है, अपन को आगे लेके चल। वो सोचता है ये पेट तो काफी अच्छा है बट इसे कुछ मैनर सिखाने होंगे। वो उन सभी ऑक्स की तलाशी लेने लगता है ताकि उसे कुछ आइटम्स मिल सके। और वो कौन से कहता है सबकी तलाशी अच्छे से लेना, समझ गए? कौन कहता है मेरा ये गधा मास्टर तो कुछ ज्यादा ही कंजूस भी है। वही वो को कुछ दिखता है और वो कहता है आखिर ये है क्या? एक मिनट, एक नेकलेस? आखिर ऐसा एक आइटम यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? मैंने ऐसी चीज को आज से पहले कभी नहीं देखा। वही उसके स्टेटस विंडो पर आता है तुम्हें एक नया क्वेस्ट मिला है, मियाडो वॉल ट्राइब का उत्तराधिकारी। वो कहता है क्वेस्ट, वो भी एक उत्तराधिकारी का? कौन कहता है अरे गधे मास्टर, लगता है तेरे साथ रह के अपन बीच मरेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लाइक के साथ कमेंट बताना इसकी स्टोरी कैसे लगी। अगर तुम लोगों को ये अच्छी लगी और इस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। अगर ये अच्छी नहीं लगी तो तुम लोग एक अच्छी सी फाइटिंग मानवा रिकमेंड करो जिसमें अच्छी खासी फाइट्स हो और स्टोरी भी ठीक ठाक हो, बट हाँ उसे किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। तो चलो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए